नमस्कार मित्रांनो. बऱ्याच जणांना माहिती करून घ्यायचं होतं की हे जे माझ्याकडे बुक आहे CTETचं ते कोणतं आहे. ते बघा, माझ्याजवळ जे बुक आहे त्याचं फर्स्ट पेज तर हे असं आहे, पण हे बुक आहे अरिहंत पब्लिकेशनचं. हे बघा, हे आहे अरिहंत पब्लिकेशनचं बुक आहे. ओके, मी हे बुक रीड केलेलं आहे आणि या बुकमध्ये प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन्स पण भरपूर दिलेले आहेत. त्यासाठी आपल्याला खूप छान मदत होते प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन्ससाठी. आणि बाकीचं मॅटर पण छान आहे. आणि बुक्स सर्व क्वेश्चन पेपर नाहीयेत सॉल्व्ह केलेले, फक्त प्रिव्हियस इयर म्हणजे 2 वर्षाचे क्वेश्चन पेपर आहेत. ओके तर जुलै जुलै 24चा आणि डिसेंबर 24चा सीडीपी हिंदी, मराठी आणि आणि सायन्स या पूर्ण सब्जेक्टचे मी व्हिडिओज तुमच्यापर्यंत शेअर केलेले आहे तुमच्यासोबत आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती. ज्यांनी हे बघितलेले नाही त्यांच्यासाठी खूप मदत होईल. तुम्ही जाऊन हे प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन्स बघा. आणि माझ्याकडे जेवढे आहेत मित्रांनो तेवढे सगळे मी या यूट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करत आहे. CTET तुम्हाला बऱ्यापैकी माझ्या चॅनलची नक्कीच मदत होईल, कारण जेव्हापासून CTET आलेली आहे 2011 पासूनचे सर्व प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन्स मी आपल्या युट्यूब चॅनलवर जसं माझ्या चॅनल शक्य होईल तशा पद्धतीने मी अपलोड करण्याचा प्रयत्न करते. ओके, तर आता परीक्षा आहे 8 तारखेला, 8 फेब्रुवारीला. तर तुम्ही आतापासून खरंच छानपैकी तयारीला लागा, म्हणजे तुमचा हा पेपर नक्कीच निघेल. आणि छोट्या मोठ्या ज्या ट्रिक्स असतात, छोट्या ज्या ट्रिक्स असतात त्या नक्कीच मी तुमच्यासोबत शेअर करेल, की ज्या मी यूज केल्या होत्या माझी CTET क्रॅक करण्यासाठी. ओके, तर चला सुरू करूया. आज बघूयात 23 ऑगस्ट 2023चा पेपर आहे CTET पेपर 2चा आणि विषय आहे बाल विकास एवं शिक्षणशास्त्र. ओके, CDPचा आहे. तर बघा मित्रांनो, पहिला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं. कोणता है 4 विभिन्न अवस्था? ओके, तो बच्चों के जेनेटिक कोड पर निर्भर होती है, बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती है, उदाहरण देकर समझती है कि बच्चों का मन लघु वयस्क मन होता है, दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों में व्यापक रूप से भिन्न होती है. तो पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं कौन से असतील? तर बघा, याचं उत्तर आहे 2 नंबरचं. ओके, तर मुलांच्या विकासासाठी पूर्ण त्याचे गुण अवगुण हे सगळ्या गोष्टी त्याच्या सार्वभौमिक पॅटर्नवरती प्रतिनिधित्व करत असतात. ओके, म्हणून त्याच्या विकासासाठी सगळ्याच बाजूनं त्याचं ज्ञान असणं त्याला गरजेचं आहे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बघा मित्रांनो. आणि तुम्हाला जर बुक घ्यायचंच असेल ना मित्रांनो, तर अरिहंत पब्लिकेशनच घ्या, हे मी सजेस्ट करेल, कारण खरंच बुक चांगलं आहे. बघा, इथं क्वेश्चनचा आन्सर तर दिलेला आहे, त्याच्या खाली आपल्याला पूर्ण हे आन्सर का आहे याची पूर्ण व्याख्या दिलेली आहे. तर बघा, संज्ञानात्मक विकासाच्या जीन पियाजे यांच्या 4 अवस्था कोणत्या आहेत? तर पहिली संवेदीगामक अवस्था, दुसरं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तिसरा आहे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आणि चौथा आहे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था. ओके, तर हा त्यांचा सिद्धांत आहे, संज्ञानात्मक सिद्धांत. ओके, तर बघा मित्रांनो, ह्याचे आन्सर्स दिलेले आहेत. मी हे आन्सर्सची व्याख्या सांगत नाही, मी फक्त आन्सर्स सांगते, कारण कसं आहे की आपला व्हिडिओ खूप मोठा होईल आणि आपल्याला छोट्या व्हिडिओमध्ये सगळ्याच गोष्टी कव्हर अप करायच्या आहेत. त्यामुळे मी लवकरात लवकर तुमचा हा 2023चा पेपर क्लिअर करून देते. ओके, ले वयोत्स्की का मानना था की विकास म्हणजे वयोत्स्कीच्या मनानं विकास म्हणजे काय आहे? सीधे परिपक्वता के परिणाम से होता है, सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है,
आनुवंशिक प्रोग्रामिंग का खुलासा है और प्रकृति में असंतत है। बघा याचं उत्तर आहे 2 नंबरचं, सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। लेव वायोस्कीचं म्हणणं होतं की समाजाच्या संपर्कात जेव्हा येतो तेव्हा आपला विकास होतो, मुलाचा विकास होतो, असं त्यांचं म्हणणं होतं। ओके, आणि आपल्याला त्यांच्यानुसार विचारले। ओके, त्यामुळे हे आन्सर बरोबर आहे 2 नंबरचं। नेक्स्ट क्वेश्चन बघा, निम्नलिखित में से कौन से पियाजे के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है? वह बघा ऑप्शन्स दिलेले आहेत आपल्याला। याच्यापैकी विचारलंय की जीन पियाजे यांनी कोणती संज्ञात्मक विकासाचा सिद्धांतची सीमा आहे, म्हणजे मर्यादा आहे। ओके, बघा, वह संज्ञात्मक विकास में जैविक कारकों की भूमिका को ध्यान में नहीं रखता, वह संज्ञात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता। नेक्स्ट है, वह संज्ञात्मक विकास के व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखता, वह संज्ञात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर अत्यधिक बल देता है। तो याचं उत्तर आहे 2 नंबरचं, वह संज्ञात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता। नेक्स्ट क्वेश्चन बघा, प्रत्येक वर्ष लता जो कि कक्षा 7 की शिक्षिका है, उनके क्षेत्रों में करियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर और पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित करती है। इसका कारण बघा, लैंगिक जेंडर अंतर जन्मजात है और समाज के माध्यम से अधिग्रहित नहीं है। तर याच्यातला आन्सर आहे 4 नंबरचा, ए सही आहे। ओके, ये सही आहे, परंतु आर गलत आहे, जेंडरला कन्सिडर करण्यात येत नाही। ओके, त्याच्यामुळे हे सही आहे परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन बघा मित्रांनो, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? याच्यासाठी आपल्याला पूर्ण क्वेश्चंस वाचावे लागतील। बघा, आपके देश में कुल कितने राज्य और कितनी राजधानियां हैं? ओके, विचार करायला लावतो का मुलांना? नाही, आन्सर्स देतो डायरेक्ट। आपके देश का नाम मानचित्र पर इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है? आपके शहर में पानी कहाँ से आता है? पानी के बचाव के लिए अच्छी तरह से कौन सा हो सकता है, क्यों और क्यों? याचं उत्तर आहे 4 नंबरचं। बघा, वाचल्यावरतीच कळतं की याचं उत्तर 4 असणार आहे, कारण मुलांना समालोचनात्मक आणि रचनात्मक चिंतन करायला लावणारा प्रश्न आहे हा, की मुलांना पाणी कसं वाचवायचं आणि त्याचे वेगवेगळे तरीके सांगा, कसं वाचवायचं आणि का, याची कारण शोधा। पण हे त्यांना विचार करायला लावणारा प्रश्न, म्हणून याचं उत्तर आहे 4। नेक्स्ट क्वेश्चन बघा, समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है? समावेशी शिक्षा मध्ये काय शामिल आहे? विशेष आवश्यकता वाले शिक्षणार्थियों को केवल व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान, व्यक्तिगत अंतरों की पहचान में परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्चा में लचीलापन, विद्यार्थियों का उनकी योग्यताओं के आधार पर पृथक्करण व वर्गीकरण करना, और 4 है सभी शिक्षार्थियों के लिए मानक पाठ्यचर्चा। हे आहे का पाठ्यचर्चा? नाही मित्रांनो। ओके, याचं उत्तर आहे 2 नंबरचं, व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्चा में लचीलापन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बघा, समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका है? ओके, तो बघा, समालोचनात्मक चिंतन के लिए प्रमाण अप्रासंगिक होता है। व्यक्तिगत राय के पक्ष में प्रमाण की उपेक्षा की जानी चाहिए। प्रमाण को बिना विश्लेषण के स्वीकार किया जाना चाहिए।
प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए. जर आपल्याला प्रमाण देत असेल तर त्या प्रमाणाचं आपल्याला तार्किक आणि सुनियोजित रूपाने मूल्यांकन केलं पाहिजे. ओके, म्हणजे याचं उत्तर आहे 4 नंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा. बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और लेवोत्स्की के दृष्टिकोन में भिन्नता है. ओके, बरोबर आहे. आता बघा दुसरं बघा. खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं. तर याचं उत्तर आहे 3 नंबरचं. दोन्ही पण बरोबर आहेत आणि ए, परंतु आर ही ए की सही व्याख्या नहीं करता. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बघा. बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में अधिक भिन्नताएं मौजूद होती है कारण विकासात्मक अंतर आनुवंशिक और अनुभवात्मक विविधताओं की जटिल अंतरक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है. तो याचं उत्तर आहे मित्रांनो 2 नंबरचं. ए और आर दोनों सही है. आर ए की व्याख्या सही करता है. ओके, तो बघा नेक्स्ट क्वेश्चन बघा. भाई बहन के रिश्ते और रिश्तों बघा केवल प्रारंभिक बाल्यावस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि सामाजिकरण के अधिक भूमिका नहीं है. माता पिता और साथियों के साथ संबंध के समान और बाल्यावस्था में सामाजिकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. और नेक्स्ट क्वेश्चन बघा 4 नंबरचा आहे. माता पिता के साथ साथियों माता पिता और साथियों के साथ संबंध से भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. त्याचं उत्तर आहे 4 नंबर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बघा. निम्नलिखित कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है. जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है. ओके, याचे ऑप्शन्स पाहूया. विकास अव्यवस्थित और प्रत्याशित होता है. भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल है. भाषा और अनुभूति जटिल रूप से परस्पर संबंधित है. भाषा का विकास पूरी तरह अनुवंशिक नाही. हे चुकीचं, अनुवंशिक नाही, पण याचं 3 आहे कारण भाषा आणि अनुभूति जटिल रूप से परस्पर संबंधित रहती है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बघा. शिक्षकों को संकल्पना को मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को अपने स्वयं के संकल्पना के उदाहरणों और गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए कहना चाहिए. आणि त्याचं रीजन बघा. उदाहरणों के बारे में सोचने से संकल्पना को मजबूत कर दिया जाता है जबकि गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित करते हैं. त्याचं उत्तर आहे 4 नंबरचं. ए सही है लेकिन आर गलत है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बघा. अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक पहले अवधारणा का संपूर्ण रूप से परिचय दे और फिर उसकी बारीकियों पर आए. और दूसरा ऑप्शन बघा. पहले तर्क और कारण के संबंध में अवधारणाओं पर चर्चा करें और फिर विचारों को सत्यापित करने का अवसर दे. पहले उस पर चर्चा करें जिसके बारे में विद्यार्थी को नहीं पता और फिर उस पर आए जो विद्यार्थियों से पहले से जानते हैं. पहले अवधारणा को उसके प्रतीकात्मक रूप से प्रस्तुत करे और फिर उसके भौतिक रूप पर आए. तर याचं उत्तर आहे 1 नंबरचं.
पहिले अवधारणाला संपूर्ण समजून घ्यायचा, परिचय द्यायचा आणि मग त्याच्या बारकाईवर जायचं. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा. एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अधिसंज्ञात्मक कौशल्य विकास करने में मदद करना चाहती है. निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी होगी. तर आपल्याला हे आन्सर्स माहिती करून घेण्यासाठी पूर्ण ऑप्शन्स वाचावे लागतील. विद्यार्थियों को याद करने के लिए एक पाठ सौंपना, पाठ वगैरे हे पाठ करायला लावणं वगैरे हे चुकीचं आहे. याद करायला लावणं हे चुकीचं आहे. त्यामुळे कीवर्ड्स लक्षात ठेवा. याद करना, पाठ करना, याद करना, ये सब नहीं होता है. ओके, नेगेटिव में जाता है. बघा, विद्यार्थियों को सभी सीखने के कार्यों के लिए विस्तृत और निर्देशात्मक निर्देश प्रदान करना. विद्यार्थियों को प्रोत्साहित विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें. विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए लगातार ग्रेड और पुष्टीदान करना चाहिए. हे ग्रेड पण नाही मित्रांनो आणि पुष्टी पण प्रदान करणं हे योग्य नाही. त्यामुळे याचं उत्तर आहे 3 नंबरचं, की आपल्याला त्यांना प्रोत्साहित करायचे विद्यार्थ्यांना आणि त्यांचं मूल्यमापन त्यांनी स्वतः करायचे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बघा. समावेशन के संदर्भ में पाठ्यचर्या सीखने के अपेक्षाएं डैश के समान हैं जबकि डैश में वे भिन्न हैं. तेच उत्तर आहे 2 नंबरचं, समायोजन. बघा, समावेश के संदर्भ में पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षाएं समायोजन में समान है जबकि संशोधन में वे भिन्न है. ओके, याचं उत्तर आहे 2 नंबरचं. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा. निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा के अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं. ओके, त्याचं उत्तर आहे 2 नंबरचं मित्रांनो, ए आणि बी. ए म्हणजे समझ की अग्रवर्ती गहनता आणि बी सीखने की तेज गति. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बघा. श्रवण बाधिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है. ज्यांना ऐकायला येत नाही, श्रवण बाधित आहे, ज्यांना ऐकायला येत नाही, त्यांच्यासाठी कोणतं खालच्यापैकी कथन योग्य आहे, सही आहे ते सांगायचं आपल्याला. बच्चे के पास तेज आवाज करके बच्चे की सुनने की अक्षमता का विश्वसनीय तौर पर परीक्षण किया जाना चाहिए. नाही, श्रवण बाधिता हमेशा कान की, त्याच्याजवळ काही बोललं काही केलं तरी जोरात बोललं काय ऐकायला येणार ना त्याला. श्रवण बाधिता हमेशा कान की किसी शारीरिक समस्या के कारण होती है. नाही, हे पण चुकीचं आहे. सभी श्रवण बाधिता वाले बच्चों को संवाद करने के लिए सांकेतिक भाषा साइन लैंग्वेज का उपयोग करने की आवश्यकता होती है. श्रवण बाधित बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है. याचं उत्तर आहे 4 नंबरचं. बघा, संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होगा विचारले. प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षणार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है. ध्यान बहुलवादी और बहुविध है. शिक्षार्थी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ध्यान की रचना करते हैं. ध्यान व्यक्तिपरक है. त्याचं उत्तर आहे 1 नंबरचं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बघा. जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल्य विकसित करने के लिए एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है. तर बघा, जटिल समस्या आहेत काहींच्या. एक अमन नावाचा मुलगा आहे, त्याचं समस्या समाधान करण्यासाठी शिक्षकांनी कशा प्रकारे त्याची मदत करायला पाहिजे. तो उससे प्रयोग करने के लिए जोखिम लेने से हस्तोदित करना.
ये नेगेटिव असतो, ते नेगेटिव कमेंट झाली. उसे उत्तर प्रदान करना, उसे कहकर ही कि वह समस्या को सुलझाना छोड़ दे, हे भी चुकीचं आहे. टीचरांना प्रोत्साहित करायचे. उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करे. ओके, म्हणून याचं उत्तर आहे 4 नंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा मित्रांनो, बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत यह विश्वास है कि ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं. शिक्षार्थी कम जानते हैं कि शिक्षण में विद्यार्थियों के लिए तथ्यों का प्रसारण शामिल है. शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्त करता है और शिक्षक के पास सही ज्ञान. शिक्षार्थियों की क्षमताएं और आवश्यकताएं विविध है, जिनके मानक निर्देशों पर ध्यान केंद्रित किए बिना पूरा नहीं किया जा सकता. त्याचं उत्तर आहे 1 नंबरचं. ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बघा. माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण डैश डैश पर केंद्रित होता है. तर कशावर केंद्रित असते? सहकारी अधिगम. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा. वह विद्यार्थी जो पठन वैफल्य से जूझ रहे हैं को पढ़ाना सिखाया जा सकता है. ज्यांना पठन कौशल्य येत नाही त्यांना कसं शिकवायचं? बघा, सुधारात्मक पठन सुनिश्चित करने के लिए एक सख्त दंड पण नेगेटिव्ह असतं, ते त्याचं उत्तर असू शकत नाही. प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से. ओके, हे प्रणालीगत, याचं उत्तर 2 नंबरचं आहे. प्रणालीगत ग्रेड मुलांना द्यायचे नाहीत. आणि बघा, प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से, ध्वनी असलेलं त्यांना प्रणाली थ्रू ऐकवण्याचं, ज्यांना पठन करता येत नाही त्यांना ऐकून प्रशिक्षण देऊन त्यांना शिकवता येऊ शकतं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बघा. अभिकथन आहे. शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जातीय समूहों के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए. याचं रीजन बघा. शिक्षा एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना है. त्याचं उत्तर है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है. म्हणून याचं उत्तर आहे 2 नंबर. महारत लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है? महारत लक्ष्य दूसरों से अनुमोदित प्राप्त करने के पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य विफलता से बचने पर केंद्रित होते हैं. महारत लक्ष्य में दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धी करने के लिए एक निश्चित स्तर में प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य में पूरा खुद कौशल्यों और कार्यों की समझ पर सुधार करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है. महारत लक्ष्य अपने कौशल्यों और कार्यों को समझने में सुधार करने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन उच्च ग्रेड प्राप्त करने पर बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने पर केंद्रित होता है. म्हणून याचं उत्तर आहे 3 नंबरचं. तो बघा, नेक्स्ट क्वेश्चन. निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? आंतरिक अभिप्रेरणा बघा, आपल्याला सगळे ऑप्शन्स वाचावे लागतील. कन्सिडर करा, हे आन्सर आपल्या समोर नाहीये. ओके, डांटने से बचने के लिए पढ़ाई करना. ओके, रागवतील म्हणून अभ्यास करणं, हे आंतरिक अभिप्रेरणा असू शकते का? नाही. आंतरिक प्रेरणा केव्हा निर्माण होते? जेव्हा मुलाला स्वतःहून असं वाटतं की मला अभ्यास करणं गरजेचं आहे,
त्याच्या आयुष्यामध्ये काहीतरी अचीव करण्यासाठी, तेव्हा आंतरिक अभिप्रेरणा निर्माण होते. रागवून काहीही अभ्यास वगैरे करत नाहीत मुलं, हे माझा स्वतःचा अनुभव आहे. पुरस्कार राशि के लिए एक प्रतियोगिता में भाग लेना, हे पण बरोबर नाही. व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना, म्हणजे स्वतःच्या आनंदासाठी स्वतः अभ्यास करणं. ओके. शिक्षक को प्रभावित करने के लिए परियोजना को पूरा करना, शिक्षकांना प्रभावित करण्यासाठी आर्टिफिशियल वागून मार्क घेऊन हे प्रभावित करण्यासाठी असू शकत नाही. आंतरिक प्रेरणा केव्हा की स्वतःला जोवर करा वाटत नाही स्वतःच्या आनंदासाठी तोवर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा. एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी, कसं असतं प्रगतिशील कक्षामध्ये विद्यार्थी अधिक प्रश्न नाही पूछते, नाही. प्रगतिशील कक्षामध्ये मुले जास्त प्रश्न पूछतात म्हणून विचारतात, म्हणून हे चुकीचं आहे. एक शिक्षक से प्रश्न पूछते हे बरोबर आहे, एक दुसरे से प्रश्न पूछते बरोबर आहे, स्वयं से प्रश्न पूछते बरोबर आहे, म्हणून याचं उत्तर आहे 1 नंबरचं. नंतर बघा, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को डैश डैश कहा जाता है और इन्हें डैश डैश सीखा जाता है. त्याचं उत्तर आहे 4 नंबरचं. जेंडर भूमिका शिकवलं जातं. आणि नंतर काय, बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्कता में भी सिखाया जाता है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा. लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरल गिलिन द्वारा नैतिक विकास पर एक चरण सिद्धांत प्रस्तुत करने के लिए की गई. वास्तविक जीवन की स्थितियों के माध्यम से तथ्यों को एकत्र करने के लिए की गई विशेष विश्लेषण के मात्रात्मक तरीकों को लागू करने के लिए ही की गई. नैतिकता के तर्क में लैंगिक विभिन्नताओं के लिए की उपेक्षा करने के लिए की गई. याचं उत्तर आहे 4 नंबरचं. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा. बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के संपूर्ण विचार का समर्थन करता है. त्याचं उत्तर आहे 2 नंबरचं. बुद्धि बहुआयामी और समय के साथ बदल सकती है. आता नेक्स्ट क्वेश्चन बघा आणि लास्ट क्वेश्चन या व्हिडिओचा. निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तुत किया. ओके. त्याचं उत्तर आहे 3. हॉवर्ड गार्डनर यांनी सामान्य बुद्धी चा एक बहुबुद्धी सिद्धांत प्रस्तुत केलेला. आणि बुद्धी त्यांनी सांगितलेलं आहे की 8 प्रकारची असते. भाषाई बुद्धी, तार्किक गणितीय बुद्धी, स्थानिक बुद्धी, शारीरिक गतिक बुद्धी, सांगीतिक बुद्धी, अंतःपरस्परिक बुद्धी, अंतवैयक्तिक बुद्धी आणि प्राकृतिक बुद्धी. ओके. म्हणून हॉवर्ड गार्डनर आहेत त्याचं उत्तर आहे. थँक्यू.